15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के साथ हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया, जिसके तहत हमने कुछ चीज़ें सरकारी हाथों में सौंपा, कुछ चीज़ों को हमने निजी हाथों में भी सौंप दिया था। बहुत सारी कंपनियां सरकारी हाथों में काम कर रही थी, बहुत सारी कंपनियां निजी क्षेत्र में भी काम कर रही थी। ठीक है, अब हमने जो स्टार्टिंग में जो योजना अपनाई थी विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसको शॉर्ट में हम LQP बोला करते थे। LQP का मतलब क्या है? देखिए, L का मतलब यहाँ पे लाइसेंसिंग है, जिसके अंतर्गत क्या था कि कोई भी निजी कंपनी अगर अपना कोई उद्योग खोलना चाहता है, कोई फैक्ट्री खोलना चाहता है या कोई व्यापार करना चाहता है ना, तो उसके लिए उसको लाइसेंस लेना होगा। ठीक है, यानी कि बहुत सारे कानून बनाए गए। इसके अलावा दूसरा है Q, है ना। Q का मतलब क्या है? कोटा। कोटा इसमें क्या था कि आयात, अगर हम दूसरे देशों से किसी भी सामान का आयात करेंगे तो उसके लिए कोटा तय कर दिया गया, एक निश्चित कोटा मतलब निर्धारित कर दिया गया कि आप इस रेंज में रह के ही किसी देश के साथ आप आयात करेंगे, किसी वस्तु को दूसरे देश से आयात करेंगे, ये कोटा था। जो तीसरा था वो था P, है ना। LQP हो गया। P मतलब परमिट। इसमें क्या था कि आयात निर्यात के लिए आपको सरकार से परमिट लेना होगा। ये कहीं ना कहीं निजी जो क्षेत्र है उसके विकास में रोड़े उत्पन्न कर रही थी ये नीतियाँ। 1950 से लेकर 1990 तक हमने डेवलपमेंट के लिए इन 3 नीतियों को ही फॉलो किया, लेकिन ये नीतियाँ फ्लॉप रही पूरी तरीके से। 1990 तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल मतलब कंगाल होने के कगार पे आ चुकी थी। हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार जो था वो मात्र $2 अरब रह गया था, जो कि बहुत ही कम था। ठीक है, इसके अलावा इसी समय खाड़ी युद्ध भी हुआ। खाड़ी युद्ध होने की वजह से क्या था, अमेरिका और इराक के बीच में लगातार बहुत लंबे समय से युद्ध चल रहा था, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही थी। और पेट्रोल की और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो और दूसरी वस्तुओं की कीमत भी अपने आप बढ़ जाती है, आपको पता है। इस वजह से हमारे को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उधार पैसे लेने पड़े, खास करके IMF, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं, इससे हमें पैसे उधार लेने पड़े। और इसके लिए हमारे को उनके पास अपने रिजर्व बैंक के जो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गोल्ड के जो रिजर्व थे उसको गिरवी रखना पड़ा। ऐसी नौबत आ चुकी थी हमारे सामने। इसी बीच 24 जुलाई 1991 की अगर हम बात करें तो इस समय जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उस समय वित्त मंत्री थे और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। तो 24 जुलाई 1991 में बजट पेश किया जाता है, किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा, यानी कि मनमोहन सिंह के द्वारा। और आर्थिक सुधारों की घोषणा की जाती है, नई आर्थिक नीति अपनाई जाती है। ठीक है, अब जिसके अंतर्गत क्या होगा, नई आर्थिक नीति के अंतर्गत हम 3 नीतियों को अपनाएंगे, जिसको शॉर्ट में हम LPG की नीति भी बोलेंगे। L मतलब क्या है यहाँ पे? L मतलब है लिबरलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण। इसके अलावा P का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, यानी कि निजीकरण। और यहाँ पे G का मतलब क्या है? G का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण। तो हमारा ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से इन 3 नीतियों के ऊपर ही रहने वाला है। इन 3 नीतियों को ही हम समझने वाले हैं और इन 3 नीतियों ने एक तरीके से इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया, उसी को हम समझने वाले हैं। किस तरीके से इन तीनों नीतियों ने हमारी अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाया, क्या नुकसान थे, उन सब चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। सो आप लोग देख रहे हैं रोशन सा स्टडी पॉइंट। यहाँ पे आपको सभी वीडियो एनिमेशन के थ्रू समझाया जाता है। तो आप लोगों ने अगर रोशन सा स्टडी पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दी, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो प्यारे बच्चों, LPG के अंतर्गत जो भी 3 नीतियाँ अपनाई गई थी उनके बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम उदारीकरण की बात कर लेते हैं। उदारीकरण का मतलब होता है जो अर्थव्यवस्था के ऊपर जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं उसको हटा लेना ही उदारीकरण की नीति कहलाती है। आपको पता है कि 1991 से पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर काफ़ी सारे प्रतिबंध लगे थे, जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी, वस्तु पर कीमत नियंत्रण स्थापित किया गया था सरकार के द्वारा, यानी कि सरकार ही सभी वस्तुओं की कीमत को नियंत्रित करती थी। इसके अलावा आयात लाइसेंस लेना होता था, विदेशी मुद्रा नियंत्रण था, है ना। इसके अलावा बड़े व्यापारिक घरानों का जो बाजार में जो निवेश है उस पर बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसने क्या किया, इस चीज़ ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन था वो बहुत ही स्लो हो पाता था। इसके अलावा अकुशलता भी लगातार बढ़ रही थी, जिसकी वजह से इनका प्रभाव ये निकला कि GDP का जो वृद्धि दर था वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था, है ना। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, इन सभी प्रतिबंधों को 1991 आते आते तक हटा लिया और इसने हमारे देश की अर्थव्यवस्था के विकास में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। तो उदारीकरण के अंतर्गत जो आर्थिक सुधार किए गए थे उनको हम बारी बारी से समझते हैं और उनके क्या प्रभाव रहे, क्या फ़ायदा हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था को, उसको हम समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम औद्योगिक क्षेत्र में जो भी सुधार किए गए
उसकी हम बात कर लेते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र में किए गए सुधार में सबसे पहले जो नीति अपनाई गई उसमें औद्योगिक लाइसेंस का उन्मूलन कर दिया गया, यानी कि उद्योग धंधों को चलाने के लिए जो लाइसेंस लेना पड़ता था उसको खत्म कर दिया गया था, है ना। और इसके अनुसार अब केवल 5 उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी उद्योगों में लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया। 5 उद्योग जिनके लिए लाइसेंस लेने थे वो है शराब, सिगरेट, रक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोट एवं खतरनाक रसायन, है ना। इन 5 उद्योगों के लिए आपको सिर्फ लाइसेंस लेना होगा। बाकी कोई और उद्योग आप स्थापित करते तो आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट, सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन किया गया। मतलब सार्वजनिक जो आपका जो पब्लिक सेक्टर है उसको कहीं ना कहीं सीमित कर दिया गया, कुछ क्षेत्रों से उसको हटा लिया गया, है ना। न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी हमारी आई थी तो इसमें 17 उद्योग ऐसे थे जो कि मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए थे। नई आर्थिक नीति के अंतर्गत इसको घटाकर 8 कर दिया गया और 2010-11 की हम बात करें तो इसकी संख्या और घटा दी गई। मात्र 3 है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित की गई है, जिसमें परमाणु ऊर्जा, रेलवे और रक्षा उपकरण की अगर हम बात करें तो ये ऐसे उद्योग है, ऐसे इंडस्ट्रीज है जो कि कहीं ना कहीं सार्वजनिक क्षेत्र में चलती है, ठीक है। अगला पॉइंट बताएंगे उत्पादन क्षमता का विस्तार। इसमें क्या था कि जब लाइसेंसिंग नीति थी उसके अंतर्गत क्या था कि किसी भी कंपनी के लिए ये सरकार तय करती थी कि वो कंपनी कितना उत्पादन करेगी, किसके लिए उत्पादन करेगी, सारे कानून सरकार बनाती थी। लेकिन अब क्या था कि अब निजी कंपनियां स्वतंत्र थी, वो क्या उत्पादन करना चाहती है, किसके लिए उत्पादन करना चाहती है, कैसे उत्पादन करना चाहती है, ये सारे फैसले अब कंपनियां ले सकती थी, है ना। तो ये सारी चीज़ों से उनको मुक्त कर दिया गया था। अगला पॉइंट है पूंजीगत वस्तुओं के आयात की स्वतंत्रता। पहले क्या था कि भाई अगर हमें मशीन की जरूरत चाहिए, हैवी मशीन चाहिए या फिर दूसरे देशों से हमें कोई चीज़ मंगाना है, पूंजीगत वस्तुओं को मंगाना है, तो उसके लिए सरकार ने प्रतिबंध लगा रखे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब पूंजीगत वस्तुओं को हम आयात कर सकते थे, दूसरे देशों से मंगा सकते थे ताकि हमारे जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ सके, ठीक है। तो ये सब आप बताएंगे पॉइंट्स किसमें, औद्योगिक सुधार में। जो उदारीकरण के अंतर्गत जो भी औद्योगिक सुधार किए गए थे उसमें ये सारे पॉइंट्स आपको बताने हैं। अब दूसरा हम वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधार की बात कर लेते हैं। वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधार में हम यहाँ पे आरबीआई की भूमिका को समझ लेते हैं। आरबीआई की भूमिका को कम किया गया। पहले क्या था, वाणिज्यिक बैंक के लिए सारे नियम कार्य आरबीआई बनाती थी, यानी कि ब्याज दर का निर्धारण जो करने का जो काम था वो भी आरबीआई ही करती थी। मतलब पहले एक तरीके से नियामक यानी कि रेगुलेटर की भूमिका निभा रही थी आरबीआई, लेकिन अब सहायक की भूमिका निभाने लग गई। उदारीकरण जब लाया गया तब ये वाणिज्यिक बैंक को ये अधिकार दे दिया गया कि वो ब्याज दर को खुद निर्धारित कर सकती है या फिर बाजार में जो मांग और पूर्ति का जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग वो अपने ब्याज दर को घटा बढ़ा सकती है। आरबीआई के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई एक तरीके से सहायक की भूमिका निभाने लग गई थी, फैसिलिटेटर की भूमिका निभाने लग गई थी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो आरबीआई की भूमिका को थोड़ा सीमित किया गया। उसके बाद जो तीसरी सुधार की गई वो है कर सुधार, है ना। टैक्स भी भाई सभी गवर्नमेंट के लिए टैक्स तो भाई जरूरत है ही है ना, क्योंकि इनकम का सोर्स ही मेन टैक्स ही होता है सरकार के लिए। तो यहाँ पे हम 2 प्रकार के टैक्स की बात कर लेते हैं। पहले तो एक होता है प्रत्यक्ष कर, एक होता है अप्रत्यक्ष कर, है ना। कर को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। प्रत्यक्ष कर उन करों को कहा जाता है जिसका भार दूसरे व्यक्ति पर नहीं टाला जा सकता है। मतलब ये कर जिस व्यक्ति पे लगाया जाता है उसी को देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हम अगर इसकी बात करें तो आय कर है, निगम कर है, संपत्ति कर है, ये ऐसे कर है जो कि प्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष कर की अगर हम बात करें जिसमें वस्तु और सेवा कर मेन आ जाते हैं, तो ये ऐसे कर है जिनके भार को हम दूसरे व्यक्ति पर टाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम जीएसटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जीएसटी जो है एक दुकानदारों से लिया जाता है कर, लेकिन दुकानदार उसके मूल्य को क्या करता है, जो टैक्स देता है उसके मूल्य को भी वस्तु के मूल्य में जोड़कर कहीं ना कहीं जो क्रेता होता है ना, क्रेता से वो पैसे वसूल लेता है। तो उसने क्या किया, अपने वाले कर को क्रेता के ऊपर क्या किया, टाल दिया। तो इसको हम अप्रत्यक्ष कर बोलेंगे, है ना। स्टार्टिंग में क्या था कि भाई कर जो था वो बहुत ज़्यादा हाई था, बहुत ज़्यादा निर्धारित किया गया था और कर की जो व्यवस्था थी वो काफ़ी ज़्यादा जटिल थी, जिसमें कर की चोरी या फिर भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा था, है ना। सरकार तक जो मेन कर था वो सरकार तक पहुंच ही नहीं पाता था, सरकार की इनकम हो ही नहीं पाती थी टैक्स की बदौलत, है ना। इसलिए क्या किया, सरकार ने कर में सुधार किया। इसमें इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप बता सकते हैं 2016 में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एक कर दिया गया, एकीकृत करके उसको सरल बनाया गया और इसमें वस्तु और सेवा जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था, जिसको लागू कब किया गया, 2017 में। और
इसके बाद जो सरकार का जो राजस्व है वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें आप जीएसटी के बारे में बता सकते हैं। वैसे जीएसटी के बारे में डिटेल में हम इसी चैप्टर के आखिर में बात करेंगे। जीएसटी विमुद्रीकरण, जिसको हम डिमोनेटाइजेशन भी बोलते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम चौथे सुधार की बात करते हैं, जो कि है विदेशी विनिमय सुधार। देखिए, हमें दूसरे देशों से व्यापार करने के लिए विदेशी विनिमय की जरूरत होती है, यानी कि विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है। अब इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, 1991 के बाद अवमूल्यन की नीति को अपनाया। अवमूल्यन यानी कि इसके अंतर्गत क्या हुआ कि भारतीय मुद्रा की कीमत को घटाया गया, है ना। अब भारतीय मुद्रा की कीमत अब ये घटना तो भाई सही बात है नहीं, लेकिन घटाने के पीछे भी रीजन है। अब घटने का मतलब ये है कि डॉलर और जो पौंड है उसके तुलना में हमारी जो मुद्रा है उसकी कीमत कम हो जाएगी। मतलब आप $1 या 1 पाउंड में आप ज़्यादा भारतीय रुपए को खरीद सकते हो। इसका मतलब ये है कि अब भारतीय बाजार में $1 और 1 पाउंड में ज़्यादा वस्तुओं को खरीदा जा सकता है। ये एक तरीके से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। मतलब कि वो अब दूसरे देश के लोग क्या करेंगे, जब भारतीय मुद्रा की कीमत कम हो जाएगी तो दूसरे देश के लोग हमारे देश से ज़्यादा वस्तुओं को खरीदेंगे, यानी कि निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और इससे हमारी विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो बढ़ेगा और भुगतान से शेष का जो संकट है ना, उसका भी समाधान हो सकता है। तो इसलिए विदेशी विनिमय सुधार किया गया था और जो रुपए है उसका अवमूल्यन किया गया था। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब उदारीकरण के अंतर्गत जो 5वीं जो सुधार की गई वो है व्यापार एवं निवेश संबंधित सुधार। ठीक है, व्यापार और निवेश संबंधित सुधार में सबसे पहली जो नीति अपनाई गई उसमें था आयात कोटा को समाप्त कर दिया गया। आपको पता है ये चीज़ हम पहले भी बात कर चुके हैं, है ना। आयात कोटा जो था उसको समाप्त किया गया। इसके अलावा आयात लाइसेंसिंग की जो नीति थी उसको भी त्याग दिया गया, उसको भी खत्म कर दिया गया। घरेलू बाजार में प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रूप से आयात शुल्क को भी कम कर दिया गया। जो आयात शुल्क था उसको भी घटाया गया ताकि विदेशी घरेलू बाजार में क्या हो सके, प्रतियोगिता बढ़ सके, कंपटीशन बढ़ सके और इससे जो वस्तुओं का जो कहीं ना कहीं जो क्वालिटी है वो भी कंपनी अपनी इंप्रूव करे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुओं की प्रतियोगिता को बढ़ाने हेतु निर्यात शुल्क को भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कंपटीशन दूसरे कंपनी के साथ कर सकें। इसके अलावा उदारीकरण के पश्चात व्यापार नीति ने क्या किया, भारतीय बाजार को पूरी दुनिया के बाजार के साथ जोड़ा, है ना। इसकी वजह से क्या था कि हम दूसरे देशों के साथ प्रतियोगिता कर सकते थे और प्रतियोगिता करके आगे निकल सकते थे। ये नहीं है कि पहले जैसे ये था कि भाई संरक्षण दिया गया, भारत की जो कंपनी है वो ना तो दूसरे देश के साथ व्यापार करेगी ना कोई कंपटीशन करेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब उनको संरक्षण नहीं दिया गया था। ठीक है, अब खुली प्रतियोगिता चल रही थी और इसने भी हमारे देश के डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने उदारीकरण को समझा है। बाकी निजीकरण और वैश्वीकरण की जो नीति है उसको अगली वीडियो में समझाऊंगा, तो सेकंड पार्ट का आप लोग इंतजार करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करेंगे तो बहुत ही जल्दी मैं सेकंड पार्ट भी आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा। आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें।